दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज का विषय जो लेकर हम आ रहे हैं वह है भारत में उच्च शिक्षा, उसकी दशा और दिशा। इस संबंध में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आर.के. उपाध्याय जी। इनका पूरा नाम है रणशील उपाध्याय, लेकिन लोग आर.के. उपाध्याय के नाम से जाते हैं। और यह एक शिक्षाविद हैं। इन्होंने बीएचयू से शिक्षा दीक्षा ली है और बीएचयू में ही ये संयुक्त कुल सचिव रहे हैं और साथ ही तिब्बती उच्च संस्थान में सारनाथ में जो है उसके ये पूर्व कुल सचिव भी रहे हैं। तो एक तरह से ये शिक्षाविद रहे हैं और हैं अभी भी, और बहुत सी जानकारी है आपको। तो डॉक्टर आर.के. उपाध्याय जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आप आए और बहुत अच्छा लगा। और आज आपसे हम बात करेंगे भारत में उच्च शिक्षा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति आई है और उस शिक्षा नीति में बहुत से परिवर्तन किए गए हैं, और जिसमें जो प्राइमरी है, मिडिल है और जो हायर एजुकेशन है, इन तीनों में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि उस शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है, लेकिन उससे पहले हम शिक्षा के बारे में आपसे हम जानकारी लेते हैं। तो उपाध्याय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि भारत में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है, उसका क्या तात्पर्य है? उच्च शिक्षा किसको कहते हैं? पांडे जी, मैं आपको बताऊं, मैं 32 वर्ष से विश्वविद्यालयी प्रशासन से जुड़ा रहा और पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संयुक्त कुल सचिव के रूप में सेवा दिया। इसके बाद मैं केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान में कुल सचिव के रूप में 5 ईयर्स सेवा दिया है और विश्वविद्यालय में पढ़ने का, रिसर्च करने का भी अवसर मिला। तो उच्च शिक्षा के विषय में कम शब्दों में यदि बताया जाए तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद विश्वविद्यालय में बच्चा, स्टूडेंट्स अपना प्रवेश लेता है और विभिन्न विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरल डिग्री की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था का प्राविधान विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी और प्रबंधकीय या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और जो विषय के विशेषज्ञ बनते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित ऐसे संस्थानों में जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो उच्च शिक्षा के माध्यम से ही अपनी शिक्षा अर्जित करते हैं। तो उपाध्याय जी, आपके कहने से ये लगता है कि उच्च शिक्षा 12वीं के बाद शुरू होती है और ये इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब कि आप जितना शिक्षा ग्रहण कर सके, पीएचडी कर सके, डीलिट कर सके, तो मतलब एक हायर एजुकेशन जो होता है वो अंतिम सीमा तक आप पहुंच सके। बहुत लोग बहुत कई विषयों में पीएचडी करते हैं, एमए करते हैं। उच्च शिक्षा की जहाँ तक व्यवस्था है वो तृतीयक शिक्षा के रूप में इसको वर्णित किया गया है। प्राइमरी और मिडिल, इसके बाद टर्शरी ये एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। जो आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं उस सब्जेक्ट में आपको स्नातक की डिग्री दी जाती है। और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सब सुविधाएं हो गई हैं। खास करके आप विषय का चयन कर सकते हैं, मुख्य विषय भी रहेगा, साथ साथ सब्सिडरी भी सब्जेक्ट रहेगा। हम उस विषय पर बाद में आएंगे। अभी हमको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली जो है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में कैसी है? उच्च शिक्षा का जो प्रबंधन है वो विश्वविद्यालय भी कई प्रकार के हैं। एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि पार्लियामेंट से एक्ट पास होने के बाद बनाया जाता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसको फंड देती है
और उसको उसमें भी कई उसके प्रकार हैं। एक तो एकल है जो कि उनके पास अपना ओन कैंपस है, और वो अब धीरे धीरे अपने कुछ ब्रांचेस भी कहीं दूसरे जगह भी खोलने लगे हैं। प्रायः वो एक ही जगह पे उनकी अपनी व्यवस्था होती थी, प्रशासनिक और एकेडमिक, जो भी उनका सलेबाई अपना प्रिपेयर करना, इवैल्यूएशन करना, डिग्री अवार्ड करना। स्नातक कुछ ऐसे हैं जो 3 इयर्स के कोर्स हैं, कुछ स्नातक 4 इयर्स के हैं, कुछ 5 इयर्स के भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे लॉ की डिग्री जैसे मिलती है, बीए एलएलबी, उसको भी हम अंडर ग्रेजुएट में ही कहते हैं। इसके बाद कुछ बीए बीएड है जिसको कि हम अंडर ग्रेजुएट की श्रेणी में ही उसको रखते हैं। और एमए एमएससी या इस तरह की एमएससी एजी, इस तरह की जो डिग्रियां होती हैं उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं, जो 2 इयर्स की कोर्स होते हैं। और डेंटल साइंसेज जैसे बीडीएस है, 4 इयर्स का कोर्स है, उसको भी हम स्नातक की ही श्रेणी में रखते हैं। और एमबीबीएस है जो 5.5 साल का कोर्स होता है, वो भी हम स्नातक में ही रखते हैं। और जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं वो 2 इयर्स के कोर्सेज होते हैं, कहीं कहीं 3 इयर्स के भी कोर्सेज हैं। जैसे मेडिकल साइंसेज में एमडी एमएस 3 इयर्स के कोर्स हैं, लेकिन हम इनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही कहते हैं। इसी तरीके से पीएचडी है, और जो नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, अब नहीं एमफिल में एडमिशन्स हो रहे हैं, लेकिन ये पहले पीएचडी करने के पहले एक कोर्स का प्राविधान रखा जाता था जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से ओरिएंट किया जा सके और उनकी रिसर्च की जो मेधा है उसको और अच्छी तरीके से उसको ट्यून किया जा सके। ऐसा उद्देश्य के साथ एक कोर्स कैरिकुलम बनाया गया था। पीएचडी करने से पहले उनको तैयारी कराया जाता था। जी। और वो 1.5 या 2 वर्ष का एमफिल का कोर्स हुआ करता था। जो लोग एमफिल करते थे वही पीएचडी में इनरोल्ड होते थे कुछ विश्वविद्यालयों में। कुछ ऐसे विश्वविद्यालय, कुछ कोर्स कैरिकुलम था जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद डायरेक्ट वो पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेते थे। और अब वो 6 मंथ का भी पीएचडी के दौरान एक कोर्स कैरिकुलम है, उसको क्वालिफाई करना मस्ट है, तभी वो उनके कोर्स वर्क, उसको जो कोर्स वर्क बोलते हैं, उसको करने के बाद ही आप पीएचडी थीसिस सबमिट करने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। और 2 वर्ष का उनका रेजिडेंशियल पीरियड होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप पीएचडी थीसिस सबमिट करते हैं। तो उच्च शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री देने का प्राविधान है। तो मतलब पीएचडी में 2 साल तो रखा गया है, लेकिन बहुत लोगों को तो 2 साल से अधिक भी लग जाता है। हाँ, कुछ रिसर्च टेक्निक्स हैं, कुछ उनके डिपेंड करता है कि उनका टॉपिक कैसा है और वो किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। और बहुत ऐसे चीज़ें हैं खास करके साइंस में और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में, जिसमें कि वो लेबोरेटरी में जा कर के अपना वर्क करते हैं। और वो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको कि पूरा करने में जितना आवश्यक समय है उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। कभी किसी का 4 साल, किसी का 5 साल में। नॉर्मली वो 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल में लोग पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका समय सीमा बढ़ जाता है। तो हायर एजुकेशन का हमारे समाज और राष्ट्र के विकास में क्या योगदान हो सकता है? डॉक्टर साहब, जहाँ तक हायर एजुकेशन जो है किसी भी देश में एक मानव संसाधन तैयार करने का एक वो व्यवस्था है। और केवल हम विषय वस्तु तो पढ़ते हैं, लेकिन आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो एनालिटिकल पावर है, उसको डेवलप करता है। और एक समाज में एक अच्छे वो जो लोग अच्छी तरीके से एजुकेशन लेते हैं, मौलिक रूप से चिंतन करने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ती है, विषय वस्तु को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और वो नागरिक जब समाज में जाता है तो समाज के लिए उपयोगी होता है। और साथ साथ खास करके जो प्रौद्योगिकीकरण है, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है, जो औद्योगिक क्षेत्र में उसका बहुत बेहतर तरीके से समाज और राष्ट्र उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले या उच्च शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र और समाज को हम प्रकारांतर से एक उत्थान और समृद्ध करते हैं। राष्ट्र उससे समृद्ध होता है। मतलब राष्ट्र के विकास में हायर शिक्षा का बहुत बड़ा
बड़ा योगदान है। और सच पूछिए तो जो विकसित देश हैं वो अपने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही विकसित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश को अपने उच्च शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनरोल करके उच्च शिक्षा प्रदान करने की सरकार व्यवस्था करे तो बहुत अच्छी बात है। तो उस शिक्षा की हमारे देश में उस शिक्षा के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। उसमें बहुत से बच्चे जो टैलेंट होते हैं फीस के चलते एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान? हमारे देश में खास करके उच्च शिक्षा में कुछ ऐसी समस्याएं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, शहरी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों का व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका जो संबद्ध डिग्री कॉलेजेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, उसमें ही उनकी पढ़ने की व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी है। और आप शायद जानते होंगे कि हमारे देश में बजट जो जीडीपी है उसका 2.6% ही हम केवल उच्च शिक्षा पर या शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं, जबकि रिकमेंडेड है जो कोठारी कमीशन था या इसके पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की कमीशन बनी थी उच्च शिक्षा के विकास के लिए। इसके बाद 1986-85 में नई शिक्षा नीति उस समय आई। इसके बाद अभी 2020 में आई है, जिसमें कि जीडीपी का 6% खर्च करने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अभी हम लगभग 2.8-2.9% के आसपास एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। पहले से हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की प्राविधान जो संस्थान बने हैं, आपको शायद मालूम होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय वर्तमान में 56 के आसपास हैं। 2021 का जो डाटा था उसमें 46 था। ये परिवर्तनशील है क्योंकि नए जगहों पे नई विद्यालय बन रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जो यूनिवर्सिटी है, मोर देन 147 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि प्राइवेट भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है और नेशनल इम्पॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल साइंसेज के लिए एम्स हैं। इस तरह की और चिकित्सा विज्ञान को प्रमोट करने के लिए चिकित्सालय विश्वविद्यालय हैं। तो हमारे देश में पहले से ज़्यादा शिक्षा के केंद्र बने हैं, लेकिन अभी भी बहुत सब चुनौतियां हैं। चुनौतियों में मुख्य चुनौती एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को है, दूसरा यह है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंतुलन है वो है, इनरोलमेंट की समस्या है। अभी हम आज की डेट में 28.4% इनरोलमेंट है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से 50% करने का उद्देश्य बनाया गया है 2030 तक या 2035। जबकि हमारा देश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में दूसरे नंबर की व्यवस्था है। पहला व्यवस्था यूएसए का है, दूसरा यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जो व्यवस्था हमारी है अभी भी, और इसमें पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता। जी, ऐसा है कि चुनौती में एक चुनौती ये भी है कि छात्र के अनुपात में, स्टूडेंट के अनुपात में टीचर के पद बहुत खाली है। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी संख्या कम है जी, और योग्य फैकल्टी मेंबर्स का बहुत अभाव है। जी। किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए केवल हम बिल्डिंग बना देने से अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। जब तक कि अच्छे फैकल्टी विश्वविद्यालय को जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम योग्य स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्कॉलर्स नहीं पैदा कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इसके लिए अनुसंधान प्रमोट करने के लिए फंड का पहले से बेहतर व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी उसमें और व्यवस्था करने की आवश्यकता। अच्छा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहला यह है कि हमें ऐसे शिक्षकों की तैयार करना होगा
जो बच्चों को मोटिवेशन के साथ साथ विषय वस्तु को ठीक से बताएं, उनको उनके व्यक्तित्व को इस तरीके से संवर्धित किया जाए जो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सके। दूसरा यह है कि जो हम नए नए टूल्स हैं, खास करके जो हमारा ऑडियो वीडियो और इस तरह की जो टूल्स हैं या मूक या जो प्लेटफॉर्म स्वयं बना है, वो अधिक से अधिक हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करें जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक उसको लाभान्वित हो सकें और उनको जो मटेरियल है, जो टेक्स्ट मटेरियल है, ये जो जर्नल्स हैं, जो ई बुक्स हैं, जो ई जर्नल्स हैं, उनको उपलब्ध हो सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को वो हम उन बच्चों को व्यवस्था बना सकें पढ़ने के लिए और उनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाएं जिससे कि वो अच्छे व्यक्तित्व का उनका संवर्धन हो और वो समाज और उद्योग के लिए उपयोगी हो। सबसे कमी हमारी ये है कि पाठ्यक्रम भी हमें समय समय पर बदलना होगा और सोसाइटी की और जो हमारा इंडस्ट्री है वो फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें यदि गैप होगा तो वो ऐसे बच्चे डिग्री लेकर के भी वो उस उद्योग या उस व्यवस्था के अनुकूलन नहीं हो पाएगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और अनरेस्ट सोसाइटी में फैलेगा। भारत में जो शिक्षा है उसका जो निजीकरण हुआ है उसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? देखिए, भारतवर्ष में चूंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस समय 4.4 करोड़ जो हैं उच्च शिक्षा से संबंधित जितने विद्यालय हैं, मोर देन 44,000 में ये महाविद्यालय हैं पूरे भारतवर्ष में। 1050 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और निजी विश्वविद्यालय सब मिला करके। निजीकरण से सबसे बड़ा जो परेशानी ये हुई है कि हम एजुकेशन को कम्युनिटी ट्रीट करने लगे हैं। कम्युनिटी हमारी नहीं है। ये नेशन बिल्डिंग के लिए एजुकेशन और हेल्थ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन चूंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती है कि सभी लोगों को हम एजुकेशन दे सकें, इसलिए निजी जो प्लेयर्स हैं, जो निजी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सोसाइटी के माध्यम से, कंपनी एक्ट के माध्यम से जो विश्वविद्यालय बने हैं, उनके माध्यम से उनको शिक्षा मिल रही है। थोड़ी महंगी शिक्षा है, तो उससे क्या है कि सोसाइटी में कुछ लोग जो प्रिविलेज पोजीशन में हैं वो तो शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, खास करके ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको वो शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। एक तो उनकी रहने की व्यवस्था, उतना पैसा वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि वो शिक्षा ले सके। और सबसे बड़ा जो कमी आया है कि सरकारी जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उसमें थोड़ा डिटोरेशन हुआ है। फैकल्टी मेंबर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी गई है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष ध्यान दिया है और उनकी क्वालिटी पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि वो सोसाइटी में कंपटीशन का माहौल क्रिएट करते हैं। तो जो लोग प्रिविलेज पोजीशन में हैं तो वो लोग तो शिक्षा उनको मिल रही अच्छी है, तो सोसाइटी में एक तरह से वर्गीकरण हो रहा है। अमीर लोग हैं जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो उन इंस्टीट्यूशन में जा कर के शिक्षा ले रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कमी है। तो ये आजकल शिक्षा में, हायर एजुकेशन क्या मतलब मिडिल और एजुकेशन में भी डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग आजकल चल रहा है, तो वो उसका क्या प्रभाव है और उसका क्या कोई महत्व है क्या? बहुत महत्व है। डिजिटल और ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हमारा टूल्स अप्लाई हो रहा है उससे हमारा आउटरीच बढ़ रहा है। हम ऐसे भी क्षेत्रों में बच्चे जो एक्सेस करके उनको मटेरियल मिल जा रहा है और वो उनको ज्ञान की जो विधा है उनको इस टूल के माध्यम से, खास करके वेबसाइट या गूगल से या जो भी यूज़ करने के टूल्स हैं उनका उपयोग करके हम कहीं से बैठे रह करके उस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी 2-3 कठिनाइयां हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ तो वेबसाइट और सारी व्यवस्था है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में जो महाविद्यालय हैं, जो ग्रामीण अंचल में या जो अनप्रिविलेज्ड एरिया में, वो उनका आउटरीच नहीं है, वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो
एक तरह से देखा जाए तो एक विसंगति पैदा हो रही है। कुछ लोगों को तो उसके माध्यम से शिक्षा मिल रहा है और कुछ लोगों को चाहते हुए भी वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये समस्या है। लेकिन भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में और बजट लोग प्राविधान करेंगे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खास करके कोरोना काल में आप देखें तो ये वेबसाइट के माध्यम से या डिजिटल मोड में बहुत ऐसे एजुकेशंस के कार्यक्रम थे जो कि चलाए गए और सक्सेसफुल रहा, और बच्चों को कम से कम एक पढ़ने का एक अवसर मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। और इसमें मूक और स्वयं दो ऐसे व्यवस्था है जो हाई स्कूल से एबव वो लोग कोर्स करिकुलम बना करके स्वयं के माध्यम से, डिजिटल लाइब्रेरी है, ई बुक्स है, ई जर्नल है, उसके माध्यम से हम लेटेस्ट जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं बच्चे उच्च शिक्षा में, चाहे वो रिसर्च का हो या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी, वो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो ये निश्चित रूप से जो डिजिटल है या जो वेबसाइट के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से उनको वो पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो उसका लाभ उच्च शिक्षा में जो भी प्राविधान है, जो भी संस्थान है, उनमें उनको मिल रहा है। मतलब वो शिक्षा ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है इन सब, पहले से ज़्यादा सुविधाजनक है। रिसोर्स मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है और ह्यूमन रिसोर्स जो है अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। तो हायर एजुकेशन और हम थोड़ा नई शिक्षा नीति NEP जो है उससे हम जोड़ कर देखते हैं कि हायर एजुकेशन में NEP के आने से कितना सुधार हो सकता है, कितना सुधार हुआ है। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, इससे सबसे बड़ा ये है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। दूसरा, स्नातक स्तर में एक वर्ष यदि कोई कोर्स एडमिशन लेकर के और जाना चाहता है, माने एग्जिट और एंट्री इजी है, तो उनको सर्टिफिकेट कोर्स में मिल जाएगा। 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा मिल सकता है, 3 साल करेंगे तो उनको डिग्री कोर्स मिलेगा। तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को प्रमोट करने का एक अच्छी विधा है। किन्हीं कारणों से यदि कोई छात्र को तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, तो वो 1 साल पढ़ करके दोबारा फिर एडमिशन लेकर के या दोबारा हम उसको कर सकते हैं। दूसरा ये कि मुख्य विषय के साथ साथ कुछ सब्सिडरी और ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मानविकी हैं, जो उनके चॉइस के हिसाब से वो सब्सिडरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इससे उनके व्यक्तित्व में एक अच्छा परिवर्तन आएगा और वो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो मतलब एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं या अपना डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं। उस कोर्स में जो पर्टिकुलर जिसमें एडमिशन लिया गया है, उसको कोर्स में तो उन्होंने जो लिया है उसका एक शेड्यूल बना है, उसका सिलेबस है, उसके कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं, उसी के हिसाब से गवर्न होगा। लेकिन वो बच्चा यदि छोड़ करके जाना चाहता है तो वो पहले क्या होता था कि यदि वो छोड़ दिया तो फिर उसको कोई कुछ सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं मिलती थी जब तक कि वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई न कर ले, और जब तक उसके पूरे करिकुलम को कंप्लीट न करे तब तक उसको डिग्री नहीं मिलती थी या डिप्लोमा नहीं मिलता था। अब ये स्थिति ऐसी बनाई गई है कि किसी कोर्स करिकुलम में वो एडमिशन लेता है तो वो यदि 1 साल कंप्लीट करता है, उसका इवैल्यूएशन होगा और उसके आधार पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल करता है तो डिग्री मिलेगी। या डिपेंड करता है कि वहाँ उस कोर्स करिकुलम की डिज़ाइन क्या है और उसमें जो नियम और परिनियम क्या बनाए गए हैं, उसके आधार पर उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उनको मिलेगा, जिससे कम से कम उस व्यक्ति को, उस छात्र को संतुष्टि होगी कि हमने जो उस वर्ष अपना व्यतीत किया है, जो पढ़ा है, उस एवज में हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके माध्यम से वो बाजार में या कहीं भी सोसाइटी में अपने को वो स्टैंड कर सकता है। तो हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन की क्या भूमिका है? सच पूछिए तो हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन वो ऋण होता है, मैंने उसका एक तरह से स्पाइनल कार्ड है, आप समझ लीजिए। उसके माध्यम से जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो रिसर्चेज हो रहे हैं, वो हम उसके आधार पर कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करते हैं और वो इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चेंजेज हो रहे हैं वो
ह्यूमन रिसोर्स को हम उस तरीके से निर्माण करते हैं जो सोसाइटी में या राष्ट्र के लिए वो ज़्यादा उपयोगिता उसकी बनी रहे और वो समाज में या राष्ट्र के लिए या जिस विधा में जाए वो ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अच्छा। तो उस शिक्षा और के लिए कौन कौन से हमारे देश में प्रमुख संस्थान हैं जिसमें उच्च शिक्षा मतलब अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं हम लोग? तो भारत में कितने होंगे, कौन कौन से हैं? देखिए, भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, स्टेट राज्य विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस हैं, जो ये ट्रिपल आईटी है, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, एम्स हैं, इसके बाद एनआईटी है जो कि वो इंजीनियरिंग की शिक्षा देते हैं, प्रबंधन की शिक्षा देते हैं, जो स्पेशली आईएम हैं। और महाविद्यालय हमारे देश में जो विश्वविद्यालय से अटैच्ड हैं, कुछ ऑटोनोमस डिग्री कॉलेजेस भी हैं और उनका एक्रेडिटेशन की भी व्यवस्था है जो नैक के माध्यम से एक्रेडिटेशन किया जाता है। तो संस्थान तो हमारे पास इतने हैं कि बच्चों को यदि पढ़ने का वहाँ अवसर मिलता है तो उसमें बहुत अच्छा वो आगे वो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि देखा जाए टोटल तो जो मुझे अभी जानकारी है कि 1050 के आसपास हायर एजुकेशन के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें 56 मैंने बताया था, नियर अबाउट 600 के आसपास वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो अप्रॉक्सीमेटली 56-57 के आसपास हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई। 2006 में पहली बार छत्तीसगढ़ में पहली बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ। अब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको लवली यूनिवर्सिटी काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटी है। इस तरह का हर इवन आप देखें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी हम काफ़ी लोगों को दे रहे हैं जिसमें 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से और राज्य स्तर के भी विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। जो दूरस्थ एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उनको भी इसके माध्यम से उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, मेन चीज़ वही है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए। तो हायर एजुकेशन जो लोग लेते हैं उसका रोजगार से क्या संबंध है? देखिए, उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जो वो नैतिक रूप से इतना सबल हो, चारित्रिक उसका वो हो, जो देश के लिए समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। जहाँ तक रोजगार की बात है, उसके पास इतनी स्किल यदि वो अपने को ठीक से पढ़े जिस क्षेत्र में भी है तो अभी भी रोजगार उसको मिल जाते हैं। लेकिन यदि अपने विषय में अच्छी तरीके से उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, ठीक से उसका अध्ययन नहीं कर रहा है, डिग्री तो ले रहा है लेकिन उसके अनुसार वो अपनी पात्रता डेवलप नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए समाज में समस्या है, रोजगार की समस्या है। और आप जानते हैं कि रोजगार जो ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हिसाब से हमारे पाठ्यक्रम नहीं बने हैं। तो ये जो गैप है जिसके चलते भी बेरोजगारी है कि हम बच्चे को तो सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सब दे रहे हैं लेकिन वो हमारे उद्योग, हमारे जो भी रोजगार मिलने के संसाधन हैं उसके अनुकूल यदि उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, उसके अनुसार उनको क्षमता डेवलप नहीं होगी, स्किल नहीं डेवलप होगा, तो ये गैप को हमें उच्च शिक्षा के कोर्स कैरिकुलम को चेंज करना होगा और उसके अनुरूप बनाना होगा जिससे कि जब वो बच्चा पढ़ करके बाहर निकले तो वो जो भी रोजगार के जहाँ जहाँ अवसर हैं वो अपना जो भी टैलेंट है उसको प्रूफ करते हुए उसको रोजगार प्राप्त कर सके। आत्मनिर्भर भारत और शिक्षा
का से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनाने के लिए और राष्ट्र को बनाने के लिए। तो हमें शिक्षा को विशेष ध्यान देना होगा, उसके कोर्स करिकुलम पर देना होगा, उसकी क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको हमेशा इनरिच करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कई पैरामीटर्स बनाए हैं, खास करके जो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए उनके पब्लिकेशन, उनके जर्नल्स जो पब्लिकेशंस हो रहे हैं उसको कैसे हम बेहतर से बेहतर और मॉनिटर किया जा सके और उसकी गुणवत्ता को कैसे बनाया जा सके, इसके लिए प्राविधान दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं, उसको हमें दूर करने का प्रयास करना होगा। और हमें ह्यूमन रिसोर्स पे विशेष ध्यान देना होगा कि जो विश्वविद्यालय से बच्चे निकल रहे हैं वो स्किल के साथ निकलें, उनके पास ऐसी प्रतिभा हो जो सोसाइटी की नीड बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है, जो भी उद्यम जो लोग लगाने वाले लोग हैं, वो उतनी क्षमता के साथ निकलें कि वो स्वयं का भी उद्यम लगा सकें, या जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे उनको जॉब मिल सके, काम कर सकें। उसी के माध्यम से हम उनको रोजगार की व्यवस्था बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और उच्च शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा दशा और दिशा से संबंधित बहुत से हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे वो भारत में उच्च शिक्षा दशा एवं दिशा। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिली होगी, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपको नई नई जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।